हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके बारे में। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं और आगे भी इन प्रश्नों की बनने की पूरी संभावना है। तो ये बाल विकास का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5, इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट लाए हुए थे। तो वो प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जा करके हमारी चैनल पे आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सीटेट में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए काफ़ी हैं। तो ये भी जो सेगमेंट है, ये प्रैक्टिस सेट जो आए हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। और ये प्रश्न अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो यहाँ से आगामी जो सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है तो वहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का से यहाँ से बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करेगी। ठीक है, निर्भर करती है या निर्भर करेगी शिक्षण की प्रभावकारिता। जो यानी कि जो कुछ भी हम शिक्षण करते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई भी शिक्षक है तो जो क्लास में जाता है तो जो पढ़ाता है तो वही उसका शिक्षण कहलाता है। तो उस शिक्षण की प्रभावकारिता पर कौन सा प्रभाव है जो निर्भर रहता है। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। ए ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, बी ऑप्शन है शिक्षक को विषय की समझ, सी ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता और डी ऑप्शन है शिक्षक की लिखावट। अगर आप सीटेट पढ़ रहे हैं, CDP पढ़ रहे हैं या पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि पूरे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शनों को आप पूरे पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि आपने पहला ऑप्शन पढ़ लिया और पहला ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा तो उसी को टिक कर देते हैं। नहीं, इसमें जो सीटेट की जो पेडागोजी होती है ये बहुत ज़्यादा घुमाती है आपको। पहले प्रश्न आप देख करके आप नहीं कह सकती कि हाँ यही सही है। क्या आप तो सबसे लास्ट वाला जो प्रश्न है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव निकल आए, क्योंकि यहाँ पे ढूंढना क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर जो होता है वो मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो फर्स्ट ही देख ली वो आपको सही लग रहा है तो बस वही पॉजिटिव हो गया। उससे अच्छे भी ऑप्शंस हैं, उससे अच्छे भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को विषय की समझ, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक की बनावट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक को विषय की जो समझ होती है वही क्या करती है, वही एक महत्वपूर्ण प्रभाव है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करना। क्योंकि जब तक शिक्षक को विषय की समझ अगर नहीं होगी तो वो अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको जो विषय ही नहीं आती, मान लीजिए आपको मैथ पढ़ानी है और आपको मैथ की अच्छे से समझ ही नहीं है, कैसे मैथ की शुरुआत करनी है, अगर यही आपको नहीं पता है तो आप कैसे एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम कर सकते हैं, शिक्षण कर सकते हैं। तो आप प्रभावकारी शिक्षण बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक एक शिक्षक को विषय की समझ ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कूली योजना किस वर्ष में पे आप लिख सकते हैं किस वर्ष में शुरू किया गया था। यानी कि जो भारत सरकार है इन्होंने कंप्यूटर आधारित अधिगम, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो लर्निंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड जो अधिगम होता है, इसकी प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना किस वर्ष में शुरू की। यानी कंप्यूटर सिखाने के लिए, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर के द्वारा हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, इन सभी बातों के लिए जो IT स्कूली योजना थी यह किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ए ऑप्शन है 2001, बी ऑप्शन है 2003, सी ऑप्शन है 2004 और डी ऑप्शन है 2006। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 2004 में IT स्कूली योजना शुरू की गई थी। किस लिए? कंप्यूटर आधारित अधिगम के लिए, यानी कि हम कंप्यूटर पर आधारित अध्ययन कैसे कर सकते हैं, अधिगम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तथा की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी कि किस तथा किसकी
विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी कि जो कुछ भी विकास होता है तो उसके विकास के विविध मार्ग, भिन्न भिन्न मार्ग कौन से हैं और विकास के द्वारा कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, ये किसकी विशिष्ट अन्योन क्रिया पर आधारित हो सकती है। तो ए ऑप्शन है वंशानुक्रम पर्यावरण, बी ऑप्शन है चुनौतियां सीमाएं, सी ऑप्शन है स्थिरता तथा परिवर्तन, डी ऑप्शन है खोज तथा पोषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। जो है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की जो विशिष्ट अन्योन क्रिया का जो परिणाम है यही विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। यानी कि जो जीन पियाजे हैं, आप सभी जानते हैं जो जीन पियाजे जी थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बहुत पूछा जाता है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार या जीन पियाजे के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है ये किस वर्ष तक की होती है? तो ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष तक और डी ऑप्शन है 11 से 16 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। और इसमें जो बालक होता है वह संवेगों के माध्यम से जो क्या करता है इसे, और कहते भी क्या है, क्योंकि यह संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो इसमें जो बालक होता है ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अगर बात करते हैं पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं, तो इन्होंने मुख्यतः 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। पहली अवस्था इनकी जो हो जाती है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था हो जाती है और दूसरी जो इनकी अवस्था होती है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 6 वर्ष या 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर तीसरी जो अवस्था होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और चौथी तथा अंतिम जो अवस्था इन्होंने बताई थी ये औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस प्रकार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हुई हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि ऐसा कौन सा कथन है जो कि सत्य है? ए ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लड़कियां कम बुद्धिमान होती हैं, नहीं, तो ये क्रॉस हो जाएगा। बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर रही हैं और लड़के बुद्धिमान नहीं हैं, बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, तो ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। हाँ, ये कुछ सत्य लग रहा है, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बुद्धि होती है इसका लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है। यही जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि कह सकते हैं कि जो लड़के होते हैं वो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से जो बुद्धि होती है यानी कि जो सोचने समझने की जो भी क्षमताएं होती हैं वह लिंग से संबंधित नहीं होती हैं। यानी कि लड़के या लड़कियां होने से संबंधित नहीं है कि अगर लड़के होंगे तो वो अधिक अच्छे से सोच सकेंगे और जो लड़कियां होंगी वो कम सोच पाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो ए ऑप्शन है अच्छी लिखावट, बी ऑप्शन है लेखन में स्पष्टता, सी ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना और डी ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। तो छोटे अक्षरों में लिखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत बड़े अक्षरों में लिखोगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेखन में स्पष्टता, हाँ कह सकते हैं कि जो आप लिख रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। लो, फिर ए ऑप्शन है अच्छी लिखावट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अच्छी लिखावट है यह श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि बी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही, लेखन में स्पष्टता आपकी होनी चाहिए,
ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट का होना, क्योंकि अगर आप अच्छी लिखावट में नहीं लिखेंगे तो बालक जो होगा उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपने का खा गा घा लिखा हुआ है कि ABCD लिख दी है। तो ये अगर आप अच्छी तरीके से लिख नहीं पाएंगे, आपकी अच्छी लिखावट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो ये जो बालक होंगे वो उसमें से कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट का होना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। यानी कि जो बालक है उसमें अगर नैतिकता का व्यवहार करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। ए ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, नैतिकता के लिए धार्मिक पुस्तक पढ़ाना ऐसा भी कुछ नहीं है। बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी ऑप्शन है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। डी ऑप्शन उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। उपदेश देने से नैतिकता थोड़ी ना आएगी, शिक्षा पर मूल्यांकन करना भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक का जो आदर्श रूप में व्यवहार करना है वही बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक होता है वो जैसे कार्य करेगा तो बच्चा भी, यानी कि उसका जो विद्यार्थी है वह भी शिक्षक का अनुकरण करते हुए उसी प्रकार के क्रियाकलाप करने की सोचेगा या उसी प्रकार के क्रियाकलाप करेगा। तो अगर आप जो शिक्षक है अगर वो आदर्श रूप में व्यवहार कर रहे हैं तो उसको देखते हुए बच्चों में भी नैतिकता की स्थापना हो जाएगी और वो आदर्श रूप में व्यवहार करना सीख जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। यानी कि अगर एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा अध्यापक है तो उसे विद्यार्थियों के मध्य किसकी बढ़ावा देगा, यानी कि अगर विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों के मध्य में किस तरह के बढ़ावे को वो प्रोत्साहित करेगा। तो ए ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, बी ऑप्शन है सहयोग की भावना का, सी ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता की भावना का, डी ऑप्शन है तटस्थता की भावना का। तो अगर अच्छा अध्यापक है तो विद्यार्थियों के मध्य तटस्थता की भावना का बढ़ावा नहीं देगा, प्रतिद्वंदिता करवाएगा ही नहीं, प्रतियोगिता की भावना का भी विकास नहीं के मध्य बढ़ावा नहीं देगा। सबसे अगर एक अच्छा शिक्षक है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर है तो वह है सहयोग की भावना का बढ़ावा देना। यानी कि विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का बढ़ावा देना और मित्रवत व्यवहार करना, यानी कि एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करना और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि अगर एक शिक्षक है तो उस शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है आजीविका कमाना, बी ऑप्शन है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सी ऑप्शन है पढ़ना एवं लिखाना सिखाना, डी ऑप्शन है बौद्धिकता का विकास करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। यानी कि अगर एक शिक्षक है तो उस शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि वह बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, यानी कि बच्चे का नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, इत्यादि सभी प्रकार के विकास हों। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का जो महत्वपूर्ण होता है वो महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका होता है, शिक्षक का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो आयु के जो बच्चे थे इनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। तो यह जो सर्व शिक्षा अभियान था यह किस वर्ष चलाया गया था। ए ऑप्शन है 1996, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 2001 और डी ऑप्शन है 2003। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2003 में ही सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि 2001 में ही जो है वो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। यानी कि शिक्षक की जो प्रभावकारिता है तो उसमें कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो कि शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, बी ऑप्शन है शिक्षक को विषय की समझ,
सी ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता, डी ऑप्शन है शिक्षक की लिखावट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक को अगर विषय की समझ है तो उसका महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक जो है वो आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आपको छात्र से संबंधित कुछ शिकायत करनी है या छात्र से संबंधित आपको कुछ बातें उनके पेरेंट्स को बतानी है, तो इसके लिए आप उनके पेरेंट्स को या उनके माता पिता को आने के लिए बुलाते हैं, यानी कि आने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो नहीं आते हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ए माता पिता को लिखना चाहिए, बी जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, डी वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर किसी भी बालक के माता पिता को आपने बुलाया, अगर वो नहीं आए हैं तो आप उन छात्रों को अनदेखा करेंगे? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे। वैसे छात्रों को दंडित करेंगे, मारेंगे कि आपके जो माता पिता है वो क्यों नहीं आए जब हमने बुलाया, ऐसा भी कुछ नहीं करना है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आपने पेरेंट्स को बुलाया है और वो पेरेंट्स अगर नहीं आ पाए हैं तो आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो प्रश्न 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाठचर्या निर्माण कार्य को माना जाता है, यानी कि जो पाठचर्या का हम लोग निर्माण करते हैं, करिकुलम का जो निर्माण किया जाता है, तो इसके कार्य को क्या माना जाता है। ए ऑप्शन है एक नियमित कार्य, बी ऑप्शन है एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, सी ऑप्शन है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, डी ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला जो कार्य है वह माना जाता है पाठचर्या निर्माण को। यानी कि जो पाठचर्या का हम निर्माण कर रहे हैं यह एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अगर छात्र हैं उनका अगर आप सही मूल्यांकन कर रहे हैं तो उनके सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का आप उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, सी ऑप्शन है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या डी ऑप्शन है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। यानी कि बात करते हैं कि अगर छात्रों के मूल्यांकन का सही मूल्यांकन करना है तो इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतत मूल्यांकन जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावी मूल्यांकन माना जाता है। तो इसी सतत मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों का सही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था और डी ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है इसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करता है, विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको करता है और उनमें एक स्फूर्ति पाई जाती है, यानी कि कोई भी कार्य होगा वो दौड़ के तुरंत कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो स्फूर्ति की अवस्था होती है वह बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा किसने कहा है। यानी कथन से संबंधित हमारा यह प्रश्न है कि जो वातावरण है वह एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन है रॉस, सी ऑप्शन है एनोस्टसी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है, ऐसा कहा है रॉस ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉस। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए मुरे, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो और ऑप्शन डी जेबी वॉटसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है ये बालक की शताब्दी है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य हुए, बालक को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, बाल विकास
प्रस्तुत किया गया। बाल विकास में हम बालक का जो है वो अध्ययन करते हैं, उसकी पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई। तो इसीलिए जो क्रो एंड क्रो हैं, इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, बी ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, सी ऑप्शन है नैतिकता का होना और डी ऑप्शन है मानसिक विकास में तीव्रता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शैशवावस्था की विशेषता है उसमें नैतिकता का होना नहीं होता है, यानी कि जो नैतिकता का होना है यह विशेषता नहीं है शैशवावस्था की। बाकी जो शारीरिक विकास की जो तीव्रता है वह भी विशेषता है, दूसरों पर निर्भरता है यह भी विशेषता है, और मानसिक विकास में तीव्रता जो है यह भी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? नैतिकता का होना। शैशवावस्था में सभी जानते हैं कि जो शारीरिक विकास होता है ये बहुत ही तीव्र गति से होता है, उसका जो विकास होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है ये तीव्र गति से होता है। और जो बालक होता है शैशवावस्था में ये दूसरों पर ही निर्भर रहता है, खाने पीने से लेकर के चलने उठने बैठने तक ये सभी क्रियाएं करने के लिए यह दूसरों पर भी निर्भर रहता है। और शैशवावस्था में मानसिक जो विकास होता है ये तीव्र गति से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यानी कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि जो विकास है यह एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉल्सनिक, बी ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है हॉरलॉक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉरलॉक ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। चलते हैं हम अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी कि जो निचली कक्षाएं होती हैं उनमें जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है। ए ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, सी ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, डी ऑप्शन है शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी कि निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति होती है यह मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी कि विकास होता है और जो वृद्धि होती है इसके जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उन्हीं सिद्धांतों पर जो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति होती है यह मूल रूप से निर्धारित होती है। तो यह थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सीटेट की जो सीडीपी वाला जो भाग है उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण का काम करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो प्रश्न हैं ये समझाए गए हैं, और इन प्रश्नों के आने की जो है वो पूरी की पूरी संभावना है। जो एग्ज़ाम है सीटेट जुलाई 2024 का, इसमें ये प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है। अगर जो वीडियो है आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।